नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और साथ साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाता है, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहता है। ये हमारी इस सीरीज की 41वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपके जीके को और ज़्यादा आप मजबूत कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिन्हें हम पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हुए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? देखिए, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में हमें बहुत सारी जो विदुषी महिलाएं थी उनकी जानकारी मिलती है, उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्रमुख है आपकी गार्गी, मैत्री और कपिला। इनके घर आपके मिथिला में थे, यानी ये कहां से संबंधित थी? आपके मिथिला से संबंधित थी। मिथिला वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है। अशोक के समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? तो इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार कवर किया है कि अशोक के समकालीन हमें 5 विदेशी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उसमें से एक विदेशी राजा था मिस्र का राजा, जिसका नाम है तुर्मय। इसका नाम वैसे टॉलमी फिलाडेल्फस है, लेकिन इसको तुर्मय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको या तो टॉलमी नाम देगा या आपको तुर्मय नाम देगा। कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था, जो कि अशोक के समकालीन था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है यहां पर, इनको देख लेते हैं। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। प्रश्न आता है, अशोक के कौन से शिलालेख में विदेशी राजाओं की जानकारी है? कितने विदेशी राजाओं की जानकारी है? तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख में जानकारी है 5 यवन राजाओं की, जिसमें आपका एंटियोकस द्वितीय है, जो सीरिया का नरेश था। तुर्मय है, जिसे टॉलमी फिलाडेल्फस कहते हैं, मिस्र का नरेश था। एक है अंतकीनी, इसको एंटीगोन्स भी कहते हैं, ये मकदूनिया का शासक था। एक है मग, जो आपके साइरीन या सीरीन का शासक था। और एक है अलिक सुंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ये आपके एपिरस का राजा था। ज़्यादातर एग्जाम में आपको सीरिया और मिस्र ये 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बाकी भी याद करने हैं, मकदूनिया का कौन था, साइरीन का कौन था, इस तरीके से। और इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? अशोक का 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख एक और इंपॉर्टेंट घटना के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? तो वो भी इसी शिलालेख में है। ठीक है। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? देखिए, अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करते हैं, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है। औरंगाबाद जो आपका महाराष्ट्र है, वहां स्थित हैं अजंता की गुफाएं। इनका निर्माण कोई एक काल में नहीं हुआ या एक वंश के काल में नहीं हुआ, कई सदी तक इसका काम चलता रहा। 200 ईसा पूर्व में ये बननी शुरू होती हैं और 650 ईस्वी में जाकर लगभग 800 साल के बाद ये आपकी गुफाएं बनकर तैयार होती हैं। लेकिन जो ये चर्चा में आई है, जहां से इनको प्रसिद्धि मिली, वो था आपका गुप्त काल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसीलिए इनको गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है। क्योंकि जो फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान, उसके लेखों में हमें इसकी जानकारियां सबसे पहले देखने को मिलती है, इसीलिए इनको गुप्त काल का कहते हैं। बाद में 650 ईस्वी, आप जानते हैं इस समय हर्षवर्धन का काल था। इससे अगर हम पहले को चले तो होइनसांग आता है। होइनसांग भी इन गुफाओं का उल्लेख करता है। ठीक है। तो काल पूछेगा तो आप गुप्त शासकों का काल यहां पर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जो विद्युत तार सेवा थी, यानी कि जो टेलीग्राम सेवा थी, इसकी शुरुआत होती है 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में इसे शुरू किया गया। ऑप्शन डी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन कर जाएंगे। इसमें कंफ्यूजन होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। क्वेश्चन आता है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और दूसरा क्वेश्चन आता है किस नाम से प्रकाशित हुआ।
पत्रिका का नाम पूछा होता तब आप तत्वबोधिनी बताते। यहां पर जो ये प्रकाशित हुआ किस नाम से हुआ, भारत भाग्य विधाता के टाइटल के साथ ये प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे राष्ट्रगान को लेकर के, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी को, इसी का हिंदी संस्करण। राष्ट्रगान सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे। तो हमारा राष्ट्रगान, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, किसके अध्यक्षता में हुआ था, कहां हुआ था अधिवेशन, कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ, 1911 में हुआ, पंडित विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में। सबसे पहले राष्ट्रगान 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ और यही क्वेश्चन आपसे पेपर में आया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद टैगोर के द्वारा किया गया। यानी इन्होंने इसको मूल रूप से किस में लिखा था? बांग्ला में। हिंदी में भी कन्वर्जन इन्होंने किया और इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, कब? 1919। ये क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? उन्होंने खुद किया था। ठीक है, मूल रूप से इस गीत में पूरे 5 पद हैं, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में इसका जो पहला पद है जिसमें 13 पंक्तियां हैं उनको माना गया है। ठीक है, तो कुल कितने पद है? 5। राष्ट्रगान में हम कितने लेते हैं? केवल पहला पद। राष्ट्रगान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा तैयार की गई है। इसको भी याद आपने रखना है। ठीक है, ये INA के सिपाही थे, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके सिपाही थे। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है और अगर आप इसके संक्षिप्त अवधि को भी गाते हैं जिसमें केवल पहली और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है, तब इसमें 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो राष्ट्रगान गाने की अवधि और संक्षिप्त अवधि दोनों आपको पेपर में पूछी जाती हैं। तो राष्ट्रगान से जुड़े हुए जितने आपके फैक्ट थे सब हमने यहां पे कवर किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? अब देखिए, पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हुए चले। आप जानते हैं 1909 में एक सुधार आता है, मॉर्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था वो मुसलमानों की इस बात को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी आता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस सुधार से हुई? 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। लेकिन तब इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। कांग्रेस ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कांग्रेस द्वारा इस प्रतिनिधित्व को कब स्वीकार किया गया कि हां, मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व क्षेत्र होगा जहां के वोटर भी मुसलमान होंगे और उम्मीदवार भी। तो यह हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देखते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यह जो कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, ये कांग्रेस के एकीकरण के लिए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल नरम दल में, वो एकीकरण यहां पर होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना, मुस्लिम लीग से समझौता होता है। यहां पर समझौता क्या था? यही था कि कांग्रेस ने मांग को मान लिया था कि हम इस मांग को यहां पर स्वीकार करते हैं। जो ये अधिवेशन था लखनऊ समझौता, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। और कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के लिए मॉर्ले मिंटो के तहत जो निर्वाचक मंडल बनाया गया था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसको मान लिया जाता है। सरोजनी नायडू जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत यहीं पर कहती है। यह क्वेश्चन भी आता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहा गया? जिन्ना को। किसने कहा? सरोजनी नायडू ने इसी समझौते के बाद कहा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। देखिए, कुछ जगहों पर लिखा जाता है कि लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया, तो
आंसर आता है मदन मोहन मालवीय ने। थोड़ा और अगर डिटेल में जाएगा तो दो इंपॉर्टेंट घटनाएं यहां पर होती हैं, एक गरम दल और नरम दल का एकीकरण और एक मुस्लिम लीग से समझौता। मदन मोहन मालवीय ने जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ, यानी कांग्रेस ने जो इस मांग को स्वीकार किया, इसका विरोध इन्होंने यहां पर किया था। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? मृच्छकटिकम काफी फेमस ग्रंथ है, गुप्त काल का ये रचना है और इसके रचयिता कौन है? इसका रचयिता है शूद्रक, बहुत बार पेपर में आता है। यह जो रचना है मृच्छकटिकम एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये जानकारी हमें किस काल की जानकारी देती है? ये जो रचना है हमें गुप्त काल की जानकारी हमें देती है। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच समिति बनाई, उसमें कौन शामिल नहीं था? उसमें आपके लोकमान्य तिलक शामिल नहीं थे। बाकी मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी ये इसमें शामिल थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, कैसे पूरा घटनाक्रम था रॉलेट एक्ट से लेकर के 13 अप्रैल 1919 तक। उसके आगे की बात करते हैं। हत्याकांड होता है, हत्याकांड की जांच के लिए समितियां बनाई जाती हैं। पहली समिति सरकार बनाती है, हंटर कमेटी। क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग की जांच के लिए सरकार ने किसके नेतृत्व में कमेटी बनाई? हंटर के नेतृत्व में, इसीलिए इसे हंटर कमेटी कहते हैं। अक्टूबर 1919 में इस कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। इन 3 भारतीयों के नाम थे जगत नारायण, चमनलाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 भारतीय इसमें शामिल थे। इस जांच कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट ये दे देते हैं और अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि यहां पर लगभग 380 के करीब लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों में लोग मारे जाते हैं। क्योंकि सरकारी कमेटी थी तो नंबर्स को कम कर देते हैं। लगभग 380 के करीब ये यहां पर मौत बताते हैं और साथ में कहते हैं कि 1200 लोग घायल यहां पर हुए हैं। और जो जनरल डायर था जिसने गोलियां चलाई, उसको क्लीन चिट यहां पर दे दी जाती है। इस हंटर रिपोर्ट जो आई थी, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, इसको पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, एक तो मौत का आंकड़ा कम कर दिया गया, डायर को क्लीन चिट दे दी गई, ये सारी चीजें इसमें हुई थी। ठीक है, कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच कमेटी बनाई थी, कांग्रेस ने जून में बना ली थी 1919 में। इस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे? 9 सदस्य इसमें शामिल थे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, बद्रुद्दीन तैयबजी, मदन मोहन मालवीय, वो तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है। और इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में दी थी, इसने भी 1920 में दी थी और इसने कहा था, इस रिपोर्ट में आया था कि जो जनरल डायर है वो इसका दोषी है, उसको सजा दी जाए और साथ में जो मृतक है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम, दोनों जांच समितियों से रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे सब हमने यहां पर देखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया था? तो देखिए, कंपनी का चाइना के साथ चाय को लेकर जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको खत्म किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। एक एक्ट आता है 1813 में, इसके तहत कंपनी के जो सारे व्यापारिक एकाधिकार थे उनको खत्म कर देते हैं, लेकिन चाइना के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी कंपनी को प्राप्त था। लेकिन जो 1833 का एक्ट आता है, इसमें चाय वाला जो एकाधिकार था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। इनमें से किसने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन में प्रविष्ट हो रहा है, यानी विरोधाभास के जीवन में एंटर कर रहा है इंडिया? ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन सी। 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनकी रचनाएं उत्तराखंड में बहुत बार पूछी जाती हैं। एकेश्वरवादियों को उपहार, यह रचना राजा राम मोहन राय की है। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो जो आज गर्म दल के नेता हैं कल नरम दल के हो जाएंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने।
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? देखिए 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये कहा था वीडी सावरकर ने, और इसके ऊपर इन्होंने किताब भी लिखी थी, और इस किताब को इन्होंने ब्रिटेन में लिखा था, यानी लंदन से लिखा था, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, विदेश में रहकर इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत आजाद हुआ? क्लेमेंट एटली था। ठीक है। और ये लेबर पार्टी का नेता था। इसने घोषणा करी थी कि हम भारत को 30 जून 1948 तक आजाद कर देंगे, लेकिन भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया? व्यष्टि यानी कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में किसने विभाजित किया है? रैगनर फ्रिस ने यहां पर विभाजित किया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र, इसका जनक माना जाता है J.M. कीन्स को, जो जॉन मेनर्ड कीन्स हैं, इसको माना जाता है इसका जनक। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इसका जनक एल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। इन दोनों को याद रखेंगे, दोनों के जनक। ठीक है। और विभाजन किसने किया है? रैगनर फ्रिस्क ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। यह संविधान संशोधन 1975 में होता है, और इसके तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया जाता है। दो संवैधानिक संशोधन, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, आपको याद करने हैं। एक रखना है आपको 35 वाला, ये 1974 में होता है, और एक रखना है 36 वाला, जो 1975 में होता है। 35 वाले के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, और 36 वाले के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो भारत में लोक अदालतों की शुरुआत होती है 1982 से, और इस सबसे पहले गुजरात में इनको स्थापित किया जाता है। भारत में क्वेश्चन आता है लोक अदालत की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये देते हैं P.N. भगवती। ठीक है। 1982 में इनका स्थापित किया जाता है, सबसे पहले गुजरात में इनको स्थापित करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये रह सकती है 1 महीने तक, यानी अगर आपने इमरजेंसी को घोषित कर दिया, 1 महीने के अंदर अंदर आपको संसद का अनुमोदन लेना पड़ता है, यानी संसद का समर्थन लेना पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? कई बार क्वेश्चन आया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 53। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी आने के बाद किस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, जीएसटी आने के बाद जो आर्टिकल 268A है, इसको खत्म कर दिया गया है। इसको ध्यान आपने रखना है। ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि जो सर्विस टैक्स होगा, इसको केंद्र सरकार लगाएगा और राज्य सरकार इसकी वसूली करेगा। इसको 268 के तहत यहां पर आर्टिकल था, इसमें लिखा गया था। अब इस आर्टिकल को खत्म कर दिया जब से जीएसटी आया। 1934 में डॉक्टर विश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत करी थी? तो 10 वर्षीय योजना कौन लेकर आए थे? विश्वरैया। और इन्होंने अपनी किताब द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में इसके बारे में बताया था। पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, ये आपके असम में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ? असम में हुआ। बताइए अहोम विद्रोह कहां हुआ? ये भी असम में हुआ। बताइए खासी विद्रोह कहां हुआ? ये भी असम में हुआ। एक आता है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह कहां हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। एक आता है मोपला विद्रोह। ये कहां हुआ? ये आपके केरल में हुआ। तेभागा विद्रोह आता है, तेभागा, जो ये तेभागा आंदोलन है, ये आपके बंगाल में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। निम्न में से किस सागर की सीमा
3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो 3 महाद्वीपों से लगने वाला सागर कौन सा है? यह है आपका भूमध्य सागर। इसके उत्तर में यूरोप है, इसके दक्षिण में अफ्रीका है और इसके पूर्व में आपका एशिया है। ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये सारे फैक्ट हैं आरबीआई से संबंधित। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो काला पहाड़ी, नीली पहाड़ी, हरी पहाड़ी, ये रंग बिरंगी पहाड़ियां कहां हैं? आपके अमेरिका में स्थित हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना अपने समकक्ष को देता है। अब उपराष्ट्रपति के बराबर कौन है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं। इनके समकक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये किसने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में? ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, जिसमें आपका एक है अहिंसा, दूसरा है अस्तेय, तीसरा है अपिग्रह, चौथा है आपका ब्रह्मचार्य और 5वां है आपका सत्यवचन। ठीक है। तो इन 5 को जैन धर्म में महाव्रत, 5 महाव्रत बोला जाता है। इनमें से जो अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और सत्यवचन है, इन चारों को जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इन्होंने जोड़ा। जो 5वां वाला है ब्रह्मचार्य, इसे किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा बताइए, दरबारी भाषा बताइए, तो इनकी फारसी थी। इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम टॉप जीके एमसीक्यूज को कवर करते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं, इनको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ, चीज़ों को समझते हुए केवल क्वेश्चन आंसर करके हम यहाँ पर चले नहीं जाते कि आपको मैंने 30 क्वेश्चन कराए, उनके आंसर बताया और हम चले गए। हम कोशिश करते हैं इससे रिलेटेड आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने जलियांवाला बाग की जांच समितियों को देखा तो मैंने आपको दोनों जांच समितियों के सारे फैक्ट दे दिए। इसी प्रकार अलग अलग टॉपिक्स को पूरी डिटेल के साथ हम कवर करते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।